ईद मुबारक भाई सबको। और प्लीज़ मुझसे डीएम में ईदी मांगना बंद करो, मैं नहीं देने वाला ईदी। तो यार ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर अफ़ान कैसर। ये काय का डॉक्टर है, क्या करता है? एमबीबीएस, एमआर, सीपीएस, ग्लासग्लो, एफपीएस। एफपीएस तो यार मॉनिटर में होता है। अच्छा, एफसीपीएस, ठीक है। और ये क्या है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हेपेटोलॉजी कंसल्टेंट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोंटिरोलॉजिस्ट। अबे क्या है? ये बीमारियां भी करती हैं एग्जिस्ट जिनका ये डॉक्टर है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। खैर जो भी है यार, डॉक्टर जो है हमारे माशरे का बहुत बड़ा असासा है और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन ये जो अफान कैसर हैं, को इनकी जो हरकतें हैं वो रिस्पेक्ट वाली नहीं है, क्योंकि इनके ओपिनियंस इतने कोई फजूल होते हैं ना कि मुझे देख के ना डिप्रेशन होता है और मेरा दिल करता है कि सारा फ्रस्ट्रेशन इन पे निकाल दूं। तो इसकी चलो वीडियो देखते हैं इसने क्या बनाई हुई है। आज की ईद असल ईद या ब्रांड्स की दौड़, औरतों का महंगे से महंगी शॉपिंग के लिए नई दौड़। अबे पूरी स्क्रिप्ट तूने जो है कैप्शन में ही लिख दी भाई अपनी। खवातीन रोड्स पर हैं, कपड़े जूते मेहंदियां खरीदी जा रही हैं। तो तुम्हारे घर पे खरीदे जाके? रोड पे ही है तो रोड पे ही खरीदेंगे ना। अबे क्या हो गया? अब 5 सेकंड भी नहीं हुए हक दिया इसने। ये तमाम मर्द मेरा जुमला समझ गए होंगे, समझ औरतें भी गई होंगी, लेकिन ये समझने की कोशिश कीजिए कि मटेरियलिज्म किस तरह हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी को इम्पैक्ट कर रहा है। इसमें बड़ी डिटेल मेडिकल इंसाइट है और सोसाइटी उससे तबाह हो रही है। हमें सोचना है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ ईद की शॉपिंग पर तकरीबन 50 से 100 बिलियन रुपए खर्च हो जाते हैं। हाँ, तो ईद की शॉपिंग नहीं किया करो। ईद के बाद डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस में 30% तक इजाफा हो जाता है। ये मतलब ये स्टैट्स दिखते कहाँ हैं लोगों? इसको गरीबी के, इसको डिप्रेशन के स्टैट्स दिख रहे हैं? कहाँ दिख? कौन करता है? मैंने तो आज तक जब मैं डिप्रेस्ड होता था मैंने कभी सबमिट नहीं किया यार कि मैं जो है डिप्रेस्ड हूँ, प्लीज़ यहाँ पे सबमिशन कर देता हूँ जी, ताकि परसेंटेज मेंटेन रहे दुनिया का। ये स्टैट्स दिखते कहाँ हैं लोगों को? मुझे आज तक समझ नहीं आई इस बात। फीस खर्चे जाते हैं और उसी मुआशरे में 30 और पीछे देखो ये बंदा लगाया हुआ है, ये अफान कैसर ही है। ये इसकी जो है कैफियत है जब इसके व्यूज नहीं आ रहे होते। परसेंट तक डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। ये है ब्रांड वॉर। पहली ईदों में ऐसा नहीं होता था। क्योंकि पहली ईद में प्राडा और लुई वुइटन और क्या नाम है उसका, अबे मुझे तो नाम भी नहीं, और चूची, ये सारे जो ब्रांड होते थे नहीं इतने पॉपुलर होते थे। आजकल टीवी शोज़ और ये जो है टीवी शोज़, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, इन सब से देख देख के लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है ब्रांड्स की। और कुछ में अवेयरनेस आई है, कुछ में शौक चढ़ा है कि हम भी ये चीज़ लें। इंस्पायर होके जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लेते हैं। ईद एक स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन है, खुशी का त्योहार है। तो इस पर ब्रांडेड जोड़े कपड़े, घड़ियां, जूते, डिजाइनर शूज और बहुत कुछ क्यों? ये क्योंकि ये भी इंसान को एक खुशी देता है कि वो तैयार होके अच्छे कपड़े पहन रहा है, जितना अफोर्ड कर सकता है उतना। सही है। अब एक कोठी वाला जो है, अब अगर गुची का कोई बेल्ट ले रहा है तो वो उसकी जेब है, मर्जी है उसकी, वो ले। अगर एक मिडिल क्लास बंदा जाके किसी बाजार से कोई नए कपड़े ले रहा है तो वो उसकी हैसियत है, वो उस हिसाब से ले रहा है। आपको क्या इसमें? हर बंदा अपने लेवल के हिसाब से खुशी ढूंढ रहा है ना। अब आप इसमें मैसेज क्या डिलीवर करना चाह रहे हो? इस चीज़ को आप इतने अफसोस से कह रहे हो कि हमारे माशरे की औरतें बाजारों में जाके ख़रीदारी कर रही हैं, ये हमारे लिए क़यामत की निशानी है भाई। अब फिर मेरी रिसर्चर टीम ने सारी रिसर्च की कि भाई तेरी रिसर्चर टीम को बोल के माल जो है अच्छा वाला लेके आया करे, ताकि रिसर्च थोड़ी सही से कर लें। वो आ जाते हैं लेके औरंगी टाउन से, कटी पहाड़ी से कोई माल सड़ा हुआ जिसमें पंचर डले हुए होते हैं, वो पी रहे होते हैं और वो फिर रिसर्च कर। यार थोड़ा अच्छा माल फूक लोगे ना तो शायद रिसर्च अच्छी कर लोगे। मटेरियलिज्म और ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे को लिंक कर रही है, यह आपको हम मटेरियलिज्म वर्सेस हैप्पीनेस की एक स्टडी शेयर करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के हावर्ड हावर्ड Howard. हावर्ड Howard. के मुताबिक लोग जितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं लग्जरी या फिर ब्रांडेड आइटम्स पर, उनका उतना डोपामीन सर्ज आता। लेकिन ये डोपामीन सर्ज जो है, ये हैप्पीनेस हार्मोन जो है, ये टेम्परेरी, ट्रांजिएंट, थोड़ी देर के लिए होता है। ईद पर नए कपड़ों और ब्रांडेड चीजों की एक्साइटमेंट होती है, वो सिर्फ चंद घंटे और कुछ केसेस में 1 से 2 दिन तक चलती है। फिर डोपामीन नॉर्मल वापस लेवल पर आ जाता है, फिर एक नई क्रेविंग शुरू हो जाती है। यही औरतों में देखा गया।
और वो क्रेविंग होती है अफान के सर को चप्पल से कूटने की, क्योंकि ये एक बेतुकी बात कर रहा है। मतलब ये कह रहा है कि जैसी ईद का चांद नजर आता है सबके दिमाग में डोपामीन केमिकल जो है वो शूट कर जाता है और वो तीसरी ईद तक शूट हुआ रहता है। मतलब हमारा जो दिमाग है वो इसके हिसाब से इस तरह काम करता है कि हम इतने बड़े ठरकी हैं ईद के चांद के लिए कि हमें ईद का चांद दिखाई देता है और हम पागल हो जाते हैं, और हम अब जो है मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे एक नशेड़ी हो जाए, जैसे अफान हो जाए, अफान कैसर हो जाता है। यार एकदम कोई फजूल बात कर रहा है ये, मुझे मतलब इसकी बात की कोई लॉजिक ही नहीं समझ आ रही। ये बंदा ना इंसान को डिप्रेशन से बचने के लिए कहता है कि तुम हमेशा नाखुश रहो, इसकी हमेशा की ऐसी की बात, ये ऐसी बातें करता है। लोगों के पास पाकिस्तान में खुश रहने के लिए है क्या, ईद बची है, अब उसमें भी ये मनुसियत डाल रहा है अपनी। इसकी ये बातें जो है ना बहुत ही फजूल लगती है मुझे। इस ईद को शॉपिंग से ज्यादा अपनों में गुजारे हैं। अफ्तार के एंड बाद एक ऐसा खुशी का समा होगा जिसमें खवातीन किचन में चली जाएंगी सवैयां बनाने, मजेदार सेवरी फूड्स बनाने। कल दावतें होंगी तो मैरिनेट करी होंगी खाने मजे। हस्बैंड पता है क्या कर रहे होंगे इस टाइम? हस्बैंड वीडियो बना रहे होंगे कि ईद की शॉपिंग करना मना है, ईद की शॉपिंग नहीं करो क्योंकि आप गंजेड़ी हो जाते हो और आपके नशा जो है वो शूट कर जाता है। अब ये पता है इसने ये वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि इसकी बीवी ने इसको कह दिया कि अफान सुने मुझे ना शॉपिंग करवा दें, तो इसकी हट गई इस बात पे और इसने कहा कि अब मुझे ज़्यादा वीडियोस बनानी पड़ेंगी पैसे कमाने के लिए। तो इसने क्या किया, इसने उसी टॉपिक पे बना दी वीडियो जिस बात पे इसकी बीवी इसको तंग कर रही थी कि मुझे शॉपिंग करा के दो। तो इसने शॉपिंग पे ही बैन लगवाने की कोशिश कर दी कि यार मैं माइंड डाइवर्ट करूं। वो तो अच्छा है कि इस बंदे का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है लोगों में, वरना ये किस तरीके से आवाम को ब्रेन वॉश करके फजूल तरीके से डाइवर्ट करेगा। तुम्हारी सोच है ये इतना कोई मतलब हाईएस्ट इन द कंपाउंडर टाइप का बंदा है ये। मुझे लगता है ये डॉक्टर है भी नहीं, ये कंपाउंडर था जिसने पेनाडोल की जगह वाइग्रा दे दिया था किसी को और इसको निकाल दिया वहां से, और वो मैं ही था जिसको इसने दिया था। मैं हमेशा कहता हूँ अपने काम नू बताओ। कब बोलता है तू तू तो ये कहता है कि शॉपिंग नहीं करो, समोसे नहीं खाओ, पिज़्ज़ा नहीं खाओ। तूने ये कब कहा कि काम बढ़ाओ? मैंने तो नहीं सुना कभी तेरे मुंह से। जब भी तू वीडियो में आया है तू यही बकवासें कर रहा होता है कि जी ईद की शॉपिंग नहीं करो, खुशियाँ नहीं मनाओ, जो है समोसे नहीं खाओ, पिज़्ज़ा नहीं खाओ। तो क्या खाए बंदा, जहर खा ले? नहीं वो भी नहीं खाओ। ये घर का ड्राइंग रूम है फैसलाबाद, और आप हैरान होंगे कि इस ड्राइंग रूम से एक बंदा अपनी जहालत को बांट रहा है। इन्होंने वुसअत दी अपने घर को। बैठे हुए ऐसे हैं ये लोग जैसे मैयत हो गई है घर में। ये भाई कैसे बैठे हुए हैं? ये मतलब यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने आए हैं, इंस्पिरेशन देने आए हैं, या कोई अपनी ऐसा लग रहा है डोनेशंस इकट्ठा करेंगे ये लोग। काम का आगाज करते गए, नान की शॉप बनाई, चीजें करते गए, और अब फैसलाबाद में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट। तो मैं इत्तफाकन यहाँ सहरी के लिए आया था। अच्छा सहरी में क्या खाया था तूने? है हवा खाई होगी, ये चमचा चाटा है। एवरीवन नो नो पीआर एंडोर्समेंट एवर बीइंग डन बाय। तो मैंने इन भाइयों की स्टोरी आपके सामने लानी थी। दिस इज अ स्टोरी कि आप लोगों ने काम कैसे करना है। मुझे ये बताएं, तो आपका घर है उसामा, तो आप ये बढ़ाते कैसे गए? ये मुझसे आके खुद मिले हुए हैं, हम किसी एंडोर्समेंट में नहीं आए। नहीं नहीं बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। सर हमारा इस तरह था कि पहले ये जो जब हमने घर बनाया था ना, तो हमारा इधर ये लॉन था जिधर ये रेस्टोरेंट बना, और पहले इधर ना हमारा डेरा होता था लोगों के बैठने के लिए। वाला साहब ने बनाया कि यार चलो उठने। वाले साहब क्या करते थे? वाला साहब बिजनेसमैन थे। पहले हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड काम था, फिर इधर ही हमारा साथ हमने पहले बाबू सीएनजी बनाई। सीएनजी काफ़ी ईयर सक्सेसफुली चली, फिर डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया। तो ये तो भाई चलती पुश्ती अमीर हैं। ये क्या बाबा का टेक्सटाइल का बिजनेस था, फिर सीएनजी पंप खोल लिया, तो इसमें क्या हसल क्या है? वो हसल तो फिर बाप ने की है ना। ये इन लोगों ने तो भाई एक आइडिया सोचा और पैसे पड़े हुए थे तो इन्होंने बना लिया उस चीज़ को। उसके बाद फिर 2017 के अंदर अल्लाह पाक ने दिल में डाली कि अब रेस्टोरेंट का ना कुछ स्टार्ट करना तो आपने चाहिए। घर में रेस्टोरेंट खोल लिया? हमने जो घर का हमारा लॉन था उधर सिर्फ एक सेटअप बनाया। पहले हमारा तंदूर था, जो हमने तंदूर एक छोटा सा बनाया, तो उसका हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। फिर हमने उससे नाश्ता पहले स्टार्ट किया। नाश्ते के अंदर पहले चने रखे, फिर पाए रखे। लोग नहीं तो आप यार ये तो बहुत ही अमीर हैं ये लोग तो पहले से ही। तो इसमें हसल क्या है, इसमें इंस्पिरेशन क्या है कि मतलब अपने बाप को बोलो कि आप बचपन से अमीर क्यों नहीं हो? ये इंस्पिरेशन है? ये कैसी स्टोरी है? मैं तो इंस्पायर नहीं हुआ बिल्कुल उससे। मेरे तो सवाल उठ गए। लोगों ने कहा पुलाव भी रख लो, हलीम भी रख लो, फिर वो बढ़ता गया आगे। ठीक है, जब पहले हमारा नाश्ता था वो 3 साल चला। इतना लंबा नाश्ता किया आपने, अफसोस। 2017 के अंदर
वाला साहब ने फिर ये प्लान किया कि हम ना कोई बारबेक्यू का रेस्टोरेंट बनाते हैं, क्योंकि इस एरिया में 2017 में कोई ऐसा सेटअप, तो वो फिर उन्होंने अपने टेस्ट के मुताबिक जब बारबेक्यू शेफ्स को बुलाया और कढ़ाई वाले शेफ्स को बुलाया तो बहुत अच्छा और फैसलाबादी भी बहुत खाते हैं लोरी। हाँ जी माशाल्लाह बहुत खाते हैं बहुत खानदेन है। हाँ जी और बहुत अबे यार ये पीआर ही है भाई, ये पक्का पीआर है, ये लग ही नहीं रहा यार। मतलब एक इसमें हसल कहाँ है, इन लोगों की क्या हसल है इसमें है। इनका बाप जो है वो बिजनेसमैन था टेक्सटाइल का, इनका फिर बाप ने सीएनजी पंप इन लोगों ने खोला था। सीएनजी पंप खोलना कोई क्या छोटी बात होती है, कोई गरीब बंदा मिडिल क्लास बंदा खोल सकता है क्या सीएनजी पंप। फिर उसके बाद इन्होंने घर पे एक बिजनेस खड़ा कर लिया अपना छोटा सा, उसको बढ़ा लिया। अब तो क्या इसमें क्या तीर मारा है भाई, पैसे तो थे उनके पास, मतलब तीर तो है यार, बिजनेस को आगे आगे बढ़ाना होशियारी तो है, बट ये वो वाली हसल नहीं है कि जिससे कोई इंस्पायर होगा। तुलंबा जैसी जगह पे, मियां चन्नू जैसी जगह पे स्टेट ऑफ आर्ट सीटी स्कैन है, और वहां जो डायग्नोस्टिक्स हैं आप ये कहता है कि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बट ये लग नहीं रहा कि ये दिल से कर रहा है, ये प्रमोशन ही लग रही है। ये ऐसा लग रहा है इसने पैसे ही खाए हैं और फिर ये आके बात कर रहा है। अब देखो ये कोई गलत बात नहीं है कि आप जो है पैसे लो कोई काम करने के, मैं भी प्रमोशंस करता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सब करते हैं, एक स्टेबिलिटी के लिए चाहिए होता है। बट इसमें झूठ नहीं बोलो यार कि ये प्रमोशन नहीं है या ये दिल से कर रहे हैं, ये है वो है, इसमें झूठ क्यों बोल रहे हो। इसने अभी अपनी पिछली वीडियो में भी बोला है कि यार मैं आपको पता है मैं कोई प्रमोशन नहीं करता, ये नहीं करता वो, तो ये प्रमोशन ही लग रही है, साफ सीधी प्रमोशन है ये। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 2019 में ये भाई डिलीवरी बॉय था। कहाँ थे डिलीवरी बॉय? मैं सर मैकडोनल्ड्स में। उसके बाद ये एक कॉलोनी में गार्ड भर्ती होता है, और आज ये फॉर्च्यूनर इसकी अपनी है। फॉर्च्यूनर 2025 में क्या किया इसने ऐसा। मैं लोगों को कहता हूँ हमेशा सुन्ना को फॉलो करें, बिजनेस करें। ये बड़ा हमारा नेक एक भाई है और ये माशाल्लाह हमारा टॉप सेलर भी है। बड़ी इंस्पिरेशन है इसकी स्टोरी के अंदर। उस नौजवान को ये बंदा मोटिवेट करता है जो कि जिंदगी से बड़ा मायूस है, जो कि पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज करता है। इसने मेहनत की, अल्लाह पे तवक्कल किया, और स्टोरी सुनाना, स्टोरी क्या है। और मैं तो जो भी हमारा नया कोई भी बच्चा आता है ना, मैं उसको इसकी मिसाल देता हूँ, क्योंकि भाई तो आप डॉक्टर सुबैल की बात आपने सुन ली। एक तो बिजनेस करें, ईमानदारी से करें, और तीसरी अहम बात ईमानदारी से करें, ईमानदारी से करें। ये चीज़ अपने अंदर भी लगाओ कि ईमानदारी से करो, ठीक है। जब आपको प्रमोशन आती है, जब आपको लोग रीच आउट करते हैं कि यार हमें अपना पर्सनैलिटी या अपना ब्रांड या कुछ भी अपना प्रमोट करवाना है, तो उनको ये मत कहो कि मैं आपकी ऐसी प्रमोशन करूंगा कि ये लगेगा नहीं ये है, ठीक है। तो प्रमोशन करो लेकिन झूठ नहीं बोलो, तो ईमानदारी से काम करो आप भी। की चाहत, उसकी चाहत के साथ जिस दिन मिल गई फॉर्च्यूनर आप। हाँ बस सही है, अल्लाह ने हमें यहाँ पे बस फॉर्च्यूनर लेने भेजा है ना। वाह यार, मतलब यार अब तुम खुद देखो ये बंदा कर क्या रहा है। अब यहाँ पे ये बंदा जो है ना लोगों का माइंड बना रहा है मटेरियलिस्टिक, कि तुम जो है हसल इसलिए करो ताकि तुम फॉर्च्यूनर ले सको। अब ये हो गई मटेरियलिस्टिक चीज। आगे जाके ये रोने कर रहा है कि जी लोग ना ईद पे बड़ा खर्चा करते हैं यार, क्यों खर्चा करते हैं लोग यार इतना, क्यों ब्रांड्स लेते हैं, ऐसे लोग ब्रांड्स लेते हैं जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास बड़ी गाड़ियां होती हैं। तो तुम शिकायत क्यों कर रहे हो। एक तरफ तुम कह रहे हो कि यार लोग ब्रांड्स पे खर्च करते हैं, दूसरी तरफ तुम लोगों को फिर कह रहे हो यार आप कमाओ ताकि आप फॉर्च्यूनर ले सको। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये लेना गलत बात है, मैं इसका दिखा रहा हूँ कि ये देखो इसके अल्फाज ये किस तरीके से, मतलब इसके बयान क्या देना चाह रहा है ये समझ नहीं आता, इसकी थिंकिंग क्या है समझ नहीं आ रही। एक तरफ ये अपनी थिंकिंग दिखा रहा है कि भाई मैं मटेरियलिस्टिक होने के खिलाफ हूँ, दूसरी तरफ ये मटेरियलिस्ट बनने को ही आपको कह रहा है कि आप काम करो और ऐसे करो कि आप फॉर्च्यूनर ले सको। एक तरफ मटेरियलिस्टिक चीज दिखा के लोगों को एक जो है बंदे का क्लास सेट कर रहे हो कि ये देखो इसके पास ये फॉर्च्यूनर है, मतलब ये बंदा कामयाब है। ये आपने मतलब एक क्लास शुरू में ही सेट कर दिया। दूसरी तरफ आगे जाके आप रोने डाल रहे हो कि यार लोग पता नहीं क्यों शॉपिंग कर रहे हैं यार इतनी आजकल। शहद और प्याज का पावरफुल कॉम्बो आपकी कुव्वत मुदाफियत को बूस्ट करता है। ये दोनों मिलकर इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देते हैं और बीमारियों को दूर रखते हैं। कैसे? अनियन के अंदर क्या होता है और शहद के अंदर क्या होता है, जो जब वो दोनों मिलते हैं तो वो चीज़ ऐसी बन जाती है कि आप वो पीकर होमलैंडर बन सकते हो। ऐसे ही नहीं कि मैं कुछ भी अपने कल को कोई मुझे बोले कि आप वेलो खोल के चाय के अंदर डाल के सुड़क जाओ और फिर आप जो है सुबह उठोगे तो आप जो है कभी सोगे ही नहीं। आप फ्लैट स्टमक चाहते हैं और
चाहते हैं कि अफारापन कम हो। ये डक्की भाई क्या कर रहा है पीछे? नंबर 3, जिंजर एंड हनी, अदरक और शहद, ये दोनों मिलकर अबे सब सब्जियों को शहद, करेला भी शहद में डुबो के चूस लूं? आपके लंग्स के म्यूकस यानी फेफड़ों में जो रेशा होता है उसको कम करते हैं, खांसी कम करते हैं, सर्दी को दूर करते हैं। ये कुछ हाँ, लहसुन का तो मैंने सुना है कि मतलब ये नज़ले खांसी के लिए सुना है, ठीक है, कि ये इसके लिए सही होता है, और शहद भी खांसी के लिए अच्छा होता है। टर्मेरिक और ऑरेंज यानी कि हल्दी और ऑरेंज, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो सब कुछ ही पावरफुल है, तो हम लोग पावरफुल क्यों नहीं बन रहे? हमारे अंदर मर्दाना कमजोरी क्यों भर भर के इतनी बड़ी हुई है कि हम लोग जो है दीवार के ऐड पे रिलाय कर रहे हैं आजकल। ये मुट्ठी भर अखरोट यानी वॉलनट्स हैं। वॉलनट्स? ताजा रिसर्च के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग की एक स्टडी है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? आज ही अपनी डाइट में एक ये मुट्ठी भर वॉलनट्स यानी अखरोट शामिल कर लें और देखें कि किस तरह आपकी याददाश्त बेहतर होती है, आपको नींद बेहतर आती है, आपका यार तू भी खा लिया कर ताकि तुझे याद आ जाए कि तू डॉक्टर है। आप तसव्वुर कीजिए कि एक जोड़े की कुछ अरसा पहले शादी हो, 9 माह से हामला खातून हो और ऐसा बच्चा पैदा हो जाए, कितना बुरा इंसिडेंट होगा। आपके जिस्म में नर्व्स का एक जाल है। अरे वाह, मुझे तो लगा था मैं मांझे का बना हुआ हूं। और ये इतना इतना कोई थ्रिल से दिखा रहा है ना कि जैसे ये खुलासा कर दिया इसने, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे अंदर नर्व्स हैं। अबे हाँ ना, क्या डांस ही करवा रहा है नर्व्स का? समझ गया, जाल है मेरे अंदर बहुत बड़ा। क्या करूं, स्पाइडरमैन बन जाऊं? ये वो 5 ड्रिंक्स हैं जो नर्व्स को सपोर्ट और रिपेयर करने में ये क्यों दिखा रहा है? ये क्या है यार? अपना एक्सरे डालने की क्या ज़रूरत थी? ये बड़ा जो है ना किंकी बंदा है, ये इसी तरह अपनी जो है ना नूड्स स्नीक करता रहता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। इसमें कर्क्यूमिन होता है। ये ऐसा लगा ये ना बच्चा गुगु क्या कर रहा है। किक नंबर 2, बेरीज का जूस। बेरीज नहीं। नंबर 3, नारियल का। आप लोग नारियल आम आजकल मिल रहा है, उसका जो पानी लोग पी लेते हैं। हाँ, और नारियल का जब पानी निकाल लो तो खाली नारियल इसके सर पे फोड़ो ताकि ये जो है ना ये टोट के देना बंद कर दे। चाइना, जमीन पर मौजूद जितना भी ऑयल है वो इसके पीछे लगा के इसकी लेने वाला है, क्योंकि ये ऐसी बातें कर रहा है जो चाइना ने भी डिस्कवर नहीं की है। और हम कहाँ रह गए और दुनिया कहाँ पहुंच गई, ये देखिए। हम यहीं रह गए कि ईद पे कपड़े नहीं बनाओ और समोसे नहीं खाओ, पिज़्ज़ा नहीं खाओ। यार देखो, मैं अब ये नहीं कह रहा कि आई हेट हिम, क्योंकि हर बात बोलने की नहीं होती, तुम्हें दिख रहा है खुद। और दूसरी बात ये यार, ये बंदा जर्नलिस्ट है, डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट है, क्या है ये, और क्या लिखा हुआ था? गैस का डॉक्टर है, हिपोपोटामस का डॉक्टर है, या ग्लास का डॉक्टर है, या क्या कंजर नहीं कंसल्टेंट है, क्या है ये काहे का डॉक्टर है? इसकी डिग्री कहाँ, क्या क्या डिग्री इसने ली हुई है, मुझे समझ नहीं आता। मुझे ना एतराज पता है सिर्फ किस बात से होता है, इसमें और हमारे टीवी के जर्नलिस्ट में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो लोग भी सिर्फ और सिर्फ करंट न्यूज़ पे बात कर रहे होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। ये भी वही बातें कर रहा है, करंट सिचुएशन पे बात कर रहा है और वो बात कर रहा है जो लोग सुनना चाह रहे हैं। ईद पे ये बात कर रहा है, ईद के खिलाफ, सही है। फिर जब किसी बिजनेसमैन को दिखा रहा है तो मटीरियलिस्टिक हो रहा है, इसका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये तुम लोगों के साथ कोई ऑनेस्ट नहीं है। ये एक कह लो जर्नलिस्ट है जो यहाँ पे अपना करियर बनाने आया है, क्योंकि आजकल जर्नलिस्ट का करियर यहाँ पे बनाना इंटरनेट पे बहुत ईजी हो चुका है। तो यहाँ पे आके वो लोग जो है बस अपना जर्नलिज्म झाड़ते हैं, कोई भी न्यूज़ होती है उसको रीड करते हैं और लो जी हो गया। उनका अपना, अब तुम लोगों को ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं दिखेगा किसी भी सिचुएशन में। वो लोग जो भी बात करेंगे ना, वो सारी सिर्फ वही बातें होंगी जो उनको लिखी हुई मिली होंगी या फिर उनको सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट लग रही होंगी। वो लोग कभी भी ये सोच के बात नहीं करेंगे कि यार हमारा ये ओपिनियन है और हम इस पे टिके हुए हैं। क्योंकि बनाना विटामिन, मिनरल्स और पोटाशियम से भरपूर होता है। पोटाशियम? ये कैसा डॉक्टर है? प्रोनाउंसिएशन नहीं आती यार। आपके पास ज्यादा एनर्जी होगी क्योंकि बनाना नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स का बेहतरीन सोर्स है जो आपको जल्द एनर्जी बूस्ट देने में मदद करता है। अब ये तो ये फैक्चुअल बात कर रहा है, ठीक है, ये वो बातें कर रहा है जो अगर तुम चैट जीपीटी से भी पूछो तो वो भी तुम्हें आराम से बता देगा, और इसने स्क्रिप्ट भी वहीं से ही निकाला होगा। इसको मतलब कोई वो नहीं है कि ये इसकी अपनी कोई खास रिसर्च है या ये कोई इतना बड़ा डॉक्टर है कि ये दिन रात के फलों के साथ ही हम बिस्तरी करता रहता है। पाकिस्तानियों, आपको अब सूरज को भी बिल देना पड़ेगा। अबे यार मैं नहीं देख रहा यार, 1 घंटे की जो है ट्रांजिशन चलेगी सूरज की,
इसकी कुछ और वीडियोस देखते हैं ज़रा, इसने नीचे और भी बातें की हुई हैं। पाकिस्तान और इंडिया में खवातीन बहुत ज्यादा आयरन की कमी का शिकार हैं। इनकी वजह से इनकी हीमोग्लोबिन भी कम रहती है। हाँ, और बाकी जो मुल्क हैं वहाँ पे आयरन जो है इतना ज़्यादा है कि ख़वातीन के अंदर से निकाल के उसका सरिया बना के इसके अंदर चढ़ाया जा रहा है। 5-5, 6-6 हीमोग्लोबिन पे भी बच्चे पैदा करने पर मजबूर की जाती हैं। खुराक, मजबूर की जाती हैं क्या मतलब? डाइटरी प्रेफरेंस भी अच्छी नहीं होती इनको। सारी जिंदगी बेटियों को उस तरह खुराक कुछ घरों में नहीं दी जाती। फिर ये उन्हीं लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की खवातीन होती हैं जिनको बाद में कोई इनकी सह नहीं होती। बच्चे भेड़ बकरियों की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। मतलब तू डोमेस्टिक वायलेंस का ताल्लुक बता रहा है कि बचपन में जो खुराक सही नहीं दी गई है वो इस वजह से होता है। जो मोटी लड़कियां होती होंगी वो तो कूटती होंगी पकड़ के अपने शौहरों को। फिर बेस्ड वीडियो है, ये मदद करेगी बहुत कुछ जानने में। इसमें मैं एक ऐसे बर्तन का भी जिक्र करने लगा हूँ जो आप इसके सर पे मारो ताकि इसका दिमाग खुल जाए और ये ऐसी उल्टी बातें ना करे। पहले मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं नॉन हीम और हीम आयरन का। हीम आयरन होता है एनिमल प्रोडक्ट से, नॉन हीम आयरन आता है प्लांट बेस्ड यानी सब्जियों वगैरह की प्रोडक्ट से। ओ, ये नई चीज है, नई चीज पता चली है मुझे। ये वीडियो वो तमाम खवातीन जिनको चक्कर आते हैं, जिनकी हीमोग्लोबिन लो रहती है या जो काम नहीं कर पाती, उनमें अक्सरियत जो है वो आयरन मैं पीछे पोछा मारते हुए दिखाया है यार तूने। है मेल डोमिनेंट सोसाइटी की मेंटेलिटी तो खुद दिखा रहा है यहाँ पे। काम कर रही है लड़की तो मतलब वो पोछा ही मार रही होगी। किसी वर्किंग वुमेन को क्यों नहीं दिखाया ऑफिस में काम करते हुए या कोई बैठ के कंप्यूटर में काम करते हुए जैसे आदमी को दिखाते हैं? औरत दिखाई है तो पोछा मारते हुए दिखाई है। हम सब महसूस करते हैं कि जब थोड़ी देर के लिए खवातीन बैठकर उठी हैं तो इनको चक्कर आ गया है। नहीं, ये तो मेरे साथ भी होता है। मैं अगर काफी देर तक एक ही मतलब लेटा रहता हूँ और मैं एकदम से उठता हूँ तो फिर वो चक्कर आ जाते हैं, तो ये तो होता है। खातून जल्द थकने लग गई है, अबे फिर पोछा मारते हुए दिखा रहा है। उसका सांस फूलने लग गया है, एक ब्लैक पैच उसकी आंखों के सामने धुंधलाहट आ गई है। ये तो मेरे साथ भी ब्लैकआउट हो जाता है इंसान। ये तो मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं खवातीन तो नहीं हूँ? एक सेकंड, नहीं यार मैं आदमी हूँ। मैं जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ और जिगर का स्पेशलिस्ट होते हुए आपको ये बता रहा हूँ, मेरे पास मेरी ओपीडीज में बहुत सारे लोग ये कहते हुए रिपोर्ट होते हैं कि जी जिगर इदा खून नहीं बना रहे। जिगर का खून बनाने से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं इस पे कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि ये डॉक्टरी मामलात है। इसमें मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या बात सही बोल रहा है और क्या बात गलत बोल रहा है, क्योंकि लेकिन जो इंसान बेसिक बातों को गलत बोलता है वो फिर ऐसी एक्सपर्ट चीज़ों को कितना ही गलत बताता होगा, क्योंकि इस चीज़ में तो कोई इसको पकड़ नहीं सकता ना। अब मैं खुल के नाम ले रहा हूँ, मैं मुझे बड़ी पसंद थी हीरा मानी, थी है नहीं भाई। उनको क्या पड़ी है रजब भट्ट के साथ गाना करने की? ठीक है, क्या मतलब क्या पड़ी है भाई? आर्टिस्ट हैं, उनको दिखेगा जो बंदा फेमस चल रहा है वो उसके साथ काम करेंगे अपनी रेलेवेंसी बरकरार रखने के लिए। ये क्या मतलब? फिर मतीरा इतना चीखने लग गई, चाहत फतेह अली खान जो है इधर हाथ लगा के उधर आप डकी के साथ लेने देने की बातें कर। हाँ, मुझे याद आया यार, इस बात पे मेरा इसका दिल किया था कि मैं इसके मुंह पे चमाट मारूं, क्योंकि इसने एक ऐसी बात की थी कि अब पूरी बात सुन लो कि इसने बोली क्या है। लेने देने वाली बात तो तुमने सुन ली, अब तुम पूरी बात सुन लो फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। हिपोक्रेसी की भी तो कोई इंतहा हो ना, हिपोक्रेसी की कोई लिमिट होनी चाहिए। यानी एक तरफ शक्ल मोमना करतूत काफरा, मतलब आप इतना 180 डिग्री का टर्न कैसे लेती हैं? मतीरा की मैं बात कर रहा हूँ। एक तरफ 1 2 3 पिल्ले जैसे किरदार आपने बिठाए हैं, एक तरफ वो एक टिकटॉकर आपने बिठाया जो 3 दफा अपनी बेगम को मार के उसकी प्रेगनेंसी तक ब्रीच कर चुका, उन तक के इन्होंने इंटरव्यू किए सिर्फ इसलिए कि वो शार्प कपड़े नहीं पहनती थी। और दूसरी तरफ आपको ये लगता है कि चाहत फतेह अली खान आपको उधर हाथ लगा गया या उधर, आपने इतनी चाहत से उसे बुलाया क्यों था शो में? आपको नहीं पता और आप प्रमोट किसे कर रही हैं? तो इट मीन्स कि आपको रेटिंग और व्यूज का कल्ट है ना जो आपको ये करने पे मजबूर कर रहा है। हाँ, इसकी बात पे कहीं ना कहीं फैक्ट है, सही है। इसकी पिल्ले वाली बात सही है, इसकी वो दूसरी वाली बात वो भी सही है कि शोज में क्यों बुलाती, क्योंकि वो मेरा अपना भी ओपिनियन था। चाहत फतेह अली खान को भी बुलाने का क्या पॉइंट बनता है ये भी मैंने बोला है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये नहीं बुलाती। डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का काम होता है कि वो गेस्ट डिसाइड करता है, ठीक है। आई डोंट नो इंडस्ट्री किस तरह काम करती है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे पास भी जब एक दफ़ा मैसेज आया था तो किसी प्रोड्यूसर का आया था या किसी कह लो राइटर का आया था, कोई मतलब टीम का ही आया था मैसेज। टीम डिसाइड करती है कि कौन गेस्ट आएगा, ना कि ये मथीरा बैठ के डिसाइड कर रही होती है कि आज इसको शो पे बुला लेते हैं। इसका काम है होस्ट करना, ये होस्ट करती है, घर चले जाती है, सही है। अब दूसरी जगह आ जाते हैं कि आप कह रहे हो कि वो एक तरफ लेने देने की बातें करती है और दूसरी तरफ वो इस चीज़ पे क्यों चीख रही है कि उसको चाहत फतेह अली खान ने हाथ लगा दिया। कंसेंट नाम का एक वर्ड होता है, अगर आपने कभी सुना हो, डॉक्टर के पेशे में तो ये
चीज़ आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, कंसेंट वाली, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसी औरत है, क्या करती है क्या नहीं करती, कितना क्या कैरेक्टर है उसका, ये इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, आप उसको टच नहीं कर सकते। आप इस तरह से ना, पर ग्रुपिंग करने वाले और हरास करने वाले लोगों को ना आप इस तरह मोटिवेट कर रहे हो कि वो लोग ऐसे लोगों को, ऐसी औरतों को जो थोड़ा मॉडर्न बन के घूमती हैं, जो थोड़ा ओपन माइंडेड होती हैं, उन लोगों के साथ ये चीज़ें करना जायज़ है। आप ये नैरेटिव डाल रहे हो लोगों के दिमाग में, तो आपको अपने अल्फाज ना बड़े चुन के रखने चाहिए, क्योंकि आपकी बीवी भी सोशल मीडिया पे आती है। ठीक है, अब ये मत कहना कि वो ऐसे आती है तो वैसे आती है, ऐसे आती है। ठीक है, ये मैटर करता है कि वो आती है सोशल मीडिया पे, सब देखते हैं उसको, और कौन किस नज़र से देख रहा है, आप हर किसी की नज़र में नहीं घुसे हुए। तो आप ये बात बोलते हुए ना 100 बार ख्याल किया करो कि आपके पास भी एक औरत मौजूद है। अब मैं आपकी औरत पे कोई बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, क्योंकि इंसान को ना मिसाल तभी समझ आती है जब उसके अपने ऊपर रख के दी जाती है। तो ये एज अ डॉक्टर इसने बहुत ही जाहिलाना बात की थी, मुझे इतना गुस्सा आया था, मैंने कहा था ये इसके मुंह पे पंच मारूं मैं, कि यार अगर वो डबल मीनिंग बात करती है, या वो अगर थोड़ी सी मॉडर्न है, तो हमारे पास कार्ड आ गया कि हम कंसेंट के बगैर टच करें, या और जहां दिल करे टच करें। ये आपको कहीं इजाजत नहीं मिल जाती। ठीक है, वो उसके अमाल हैं, वो उसकी हरकतें। ठीक है, उसने अपना हिसाब देना है। अब अगर एक बंदा शराबी है, सही है, दिन रात पॉर्न देखता है, या फिर जो है कह लो ऐसा काम करता है जो कि सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता, तो क्या इससे लड़कियों को कार्ड मिल गया है कि वो जाएं उसके सामने और उसके मुंह पे थप्पड़ लग के मारें? नहीं मिल गया ना कार्ड। और क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो माशरा क्या बोलेगा, यार वो तो सही है, आपने उसको मारा क्यों? तो इसी तरह लड़कों को भी कार्ड नहीं मिल गया कि वो इनके साथ ही हरकतें करें। बुड्ढों को, वो बुड्ढा है, उसको वो कार्ड नहीं मिल गया कि वो उसके साथ ही हरकतें करे। तो जरा अपनी ना जिम्मेदारी समझो एज अ जर्नलिस्ट, कि तुम्हें बोलना क्या है। हर बात में डिफरेंट ओपिनियन रख के तुम डिफरेंट नहीं क्लाउन दिखोगे। यार देखो, मथीरा से अगर आपको ये शिकायतें कि वो आपके कंफर्ट के हिसाब से कपड़े नहीं पहनती, या अपने आपके कंफर्ट के हिसाब से बातें नहीं करती, तो आप सिंपली उसको देखो मत, या आप उसको फॉलो मत करो। आपको ये शिकायतें होना अलग बात है, लेकिन अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, जैसा भी रजब भट्ट के साथ हुआ है, अब रजब भट्ट से हमारी शिकायत ये कि यार हमें उसका कंटेंट पसंद नहीं है, लेकिन अब अगर उसकी जान पे बन गई है तो इस पे हम लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे कि अच्छा हुआ, मरने वाला है, क्योंकि वो उसके ऊपर मुसीबत है। सही है, इसी तरह ये भी उसके ऊपर, एक लड़की के ऊपर मुसीबत थी कि उसको एक बंदा टच कर रहा है उसकी इजाजत के बगैर, और अनकंफर्टेबल कर रहा है उसको। तो इस चीजों को जस्टिफाई नहीं करो उनके अच्छा बुरा होने से। आप भी बहुत लोगों की नजर में अच्छे नहीं होगे, कल को आपके साथ अगर अल्लाह ना करे कुछ बुरा होता है, तो क्या हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए? तो ये इसके बयानात हैं जो मुझे गुस्सा दिलाते हैं, क्योंकि इसको अकल नहीं है। ये है डॉक्टर रजब भट्ट, एक तरह से उसको भी बोलने की तमीज़ नहीं है कि उसने बोलना क्या है, इसको भी बोलने की तमीज़ नहीं है। ये बैठता है इंटरव्यू में, जो इसके मुंह में आता है ये बोल देता है। क्या आपको पता है कि ये ग्रीन टी जो है ये सिर्फ वेट लॉस नहीं करती, बल्कि आपके स्टमक यानी मैदे का भी ख्याल रखती है। अब ये जो ये बातें कर रहा है ना, ये कहीं ना कहीं काबिले हजम है, लेकिन जब ये जब ज्ञान झाड़ने बैठ जाता है ना ज़बरदस्ती का, करंट अफेयर्स में जो भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये बहुत ही ऊट पटांग बातें करता है। इसका थोड़ा यूट्यूब चेकआउट मारते हैं, ये यूट्यूब पे क्या बातें करता है, क्योंकि ये तो हो गया इंस्टाग्राम। ठीक है, कराची की सड़कों पे एक टैंकर गुजरेगा मियाँ के सीने से और खातून के पेट से, और उसके बाद पेट फटेगा, बच्चा बाहर आएगा जो बच्ची थी, और उसको एक बाइकिया वाला उठा के सड़कों पे फिरेगा, जैसे आप ये फुटेज देख रहे हैं। ये टैंकर वाले वाक़ये वैसे आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और अभी मेरी कुछ दिन पहले एक बंदे से इस बारे में बात हो रही थी, तो उसने मुझसे कुछ चीज़ें शेयर की कि यहाँ पे कैसा सिस्टम चलता है। तो थोड़ा बहुत मैं अपने हिसाब से तुम लोगों को इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि एक तो ये है कि देखो, हमारे यहाँ जो है ना बाइक वालों के पहले तो ये हरकतें हैं, क्योंकि मैं खुद भी, पहली चीज़ तो मैं खुद बाइक चलाता हूँ। ठीक है, और दूसरा कि मैं देखता हूँ कि सड़क पे लोग किस तरह चल रहे हैं। आप सीधे जा रहे होगे, अचानक से बाइक वाला रॉन्ग आते हुए यूं हो जाए, ऐसे आएगा, मतलब यहाँ कट बना हुआ है बाइक, और वो बना हुआ है यू टर्न के लिए, लेकिन रॉन्ग आएगा बाइक वाला और ऐसे कट मारेगा, समझ गए, मतलब रोड को डिस्टर्ब करेगा, और ये बड़ी तेज़ी से करेगा। कभी कभी ऐसे होता है, और इस वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। तो कभी कभी बेवकूफ़ियाँ, बल्कि ज़्यादातर बेवकूफ़ियाँ बाइक वाले कर रहे हो, जिनसे मेरी खुद की तपती है, और इस वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। मेरा भी काफ़ी दफ़ा इस वजह से एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन बाइक ठुकी है, क्योंकि मैं बड़ा एहतियात से चलाता हूँ। मुझे पता है कि कराची की सड़क है, कभी भी कोई भी सामने आ जाएगा। दूसरा, ट्रक वालों की भी गलती होती है, लेकिन वहाँ पे ट्रक वाले बेनिफिट में होते हैं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो है बाइक वाले रॉन्ग आ रहे होते हैं। अब जब ट्रक वाले की गलती होती
तो उसमें ट्रक वाला फिर उनको मार देता है, फिर उसको पकड़ लेते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, जेल में डाल देते हैं। अब कहाँ जाता है केस? केस जाता है अदालत में। अब अदालत में वकील जो है केस को खारिज करवा देता है ये कहकर कि जी जिस बंदे का बाइक से एक्सीडेंट हुआ है उसका तो लाइसेंस ही नहीं है, तो केस खारिज हो जाता है, क्योंकि लाइसेंस के बगैर आप सड़क पे निकल ही नहीं सकते। क्योंकि बहुत सारे बाइक वाले कराची में बिना लाइसेंस के बाइक लेके घूम रहे हैं, और जब उनके साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं तो फिर उनको इंसाफ नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो कानून के हिसाब से नहीं चलते, तो कानून फिर उनका साथ नहीं देता इस चीज़ में। और एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे लाइसेंस का जो टियर है, मेरा हिसाब मैंने जो सुना है, अब मुझे करेक्ट कर देना अगर मैंने गलत सुना है, वो लाइसेंस का टियर होता है मोटर कार का होता है, फिर उसके बाद जो है मोटर बाइक रिक्शा वगैरह का होता है, फिर उससे ऊपर होता है एलटीवी लाइसेंस जो कि टैक्सी वगैरह गाड़ियाँ वगैरह और मिनी बसेस का होता है, फिर उसका एचटीवी होता है, फिर पीएसवी होता है, और सबसे बड़ा जो लाइसेंस होता है वो पीएसवी का होता है, वो होता है बस वगैरह जो ट्रांसपोर्ट में चलती हैं। अच्छा, जो ट्रक वालों के पास होता है वो होता है एचटीवी लाइसेंस, और एचटीवी लाइसेंस जो होता है वो मोटर बाइक वाले लाइसेंस से ऊपर होता है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है केस में, जब कभी भी केस होता है, जहाँ तक मैंने सुना है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये वाकई में वर्क करती है हर चीज़ या नहीं, लेकिन मुझे ये एक वेल नॉलेज्ड बंदे ने बताया है, तो मैं उसकी बात यहाँ पे रख रहा हूँ। तो शायद ये भी एक थ्योरी है। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि यार ये जो हादसे हो रहे हैं ना, पहले मैं कराची वालों को ये कहूँगा कि यार अपने लाइसेंस बनवाओ जाके, बाइक वाले खासकर अपना लाइसेंस बनवाओ जाके। बगैर लाइसेंस के, बगैर हेलमेट के, बगैर सेफ्टी के घूमते हो, और ये रॉन्ग आना बंद करो। सबसे पहले तो आप लोग चलती सड़क में, बिजी सड़क में, इतनी वहाँ पे गाड़ियाँ भर भर के आ रही होती हैं, और आप लोग ट्रैफिक को एक तो रोकते हो रॉन्ग आके, फिर रॉन्ग से काटते हुए फिर आप टर्न लेते हो कुछ पैसे बचाने के लिए, हालांकि कुछ ही जो है कुछ ही फासले पे होता है यू टर्न, आप वहाँ नहीं जाते हो, आप पैसे बचाते हो, और आप जो है अपनी जान भी खतरे में डालते हो इस चक्कर में, और लोगों का भी टाइम बर्बाद करवाते हो इस तरह। तो पहले तो रॉन्ग आना बंद करो, हेलमेट पहन के घुमा करो, तीसरा लाइसेंस बना लो। ये चीजें करोगे ना, बहुत सारी ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ये चीज मैंने सोचा था कि इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करूंगा, बट शॉर्ट मैं इसके बारे में यही बात करना चाहूंगा कि यार सेफ्टी से रहो खुद सबसे पहले, क्योंकि जब जान जाती है ना तो आपकी जा रही है, उसकी नहीं जा रही, सामने वाले की। उसको अगर कल को सजा मिल भी जाती है तो आपकी गई हुई जान वापस नहीं आएगी। तो अपनी जिंदगी का ख्याल करो, और ये सब सेफ्टी मेजर्स लेके चला करो। ये कोई जीटीए नहीं चल रहा कि आप जो है एक दफा ठुक गए और आपकी जान चली गई तो आप दोबारा रिस्पॉन हो जाओगे। तो अपना ख्याल इस तरीके से आप रख सकते हो। और बहुत से बच्चे होते हैं कि अपनी माओ बहनों को लेके जा रहे होते हैं, उनके लाइसेंस नहीं होते, उनकी तो एज ही नहीं होती बाइक चलाने की, लेकिन वो चला रहे होते हैं, तो वो भी एक खतरनाक चीज़ है। हमारे यहाँ ना लोग रूल्स के और कानून के हिसाब से चलते नहीं है, लेकिन उनको कानून से उम्मीदें बहुत लगानी आती हैं। ये एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी गलती है कि हम लोग लाइसेंस नहीं बनवाएंगे, लेकिन पुलिस वाले से हम उम्मीद लगाएंगे कि वो हमें बिना चालान किए छोड़ देगा। हम हेलमेट नहीं लगाएंगे और हम पुलिस वाले को बोलेंगे सर जी ले दे के बात खत्म करो, चालान नहीं करो। सही है, मतलब अपनी गलती पे हम लोग ये वे निकालते हैं बाहर निकलने की। फिर उसके बाद हम रॉन्ग आएंगे चलते हुए ट्रैफिक में, और फिर जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे इंसाफ के लिए कि जिसने हमें ठोका है उसको जो है फांसी पे लटकाओ। तो जरा रूल्स के हिसाब से आप लोग चलना सीखो सबसे पहले तो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके साथ ये हुआ है मैं उनकी ज़ाहिर सिचुएशन नहीं जानता, तो मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं एक सेफ्टी मेजर आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप ये ले सकते हो सेफ्टी मेजर्स के ये चीज़ें अगर इन वजहों से हो रही हैं तो ये ना हो। बाकी अगर कोई वाकई गलत होगा तो कानून उसको ज़रूर पकड़ेगा फिर इस चीज़ पे, क्योंकि टैंकर वाला अगर क्योंकि टैंकर वाले ने अगर गलती की है तो जाहिर है वहाँ पे गवाह भी मौजूद हैं, फ़ौरन पकड़ के थाने लेके गए, उसको पुलिस के हवाले किया है और सबूत भी हैं काफ़ी, तो उसका बचना मुश्किल है। फिर इसकी बात कर लेते हैं। इसकी मैं यही बात करना चाहूँगा कि यार देखो ये बंदा जो है पढ़ा लिखा तो है, डॉक्टर तो पता नहीं मुझे इसका, क्योंकि मैं जो ये बातें बता रहा है उनको एज अ डॉक्टर वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, एज अ आम आदमी सुन रहा हूँ, तो मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि ये जो बातें कर रहा है वो सही है या नहीं है। लेकिन जब ये करंट अफेयर्स पे बात करता है तो इसके बहुत ही पुट्ठे जवाब होते हैं, बहुत ही उल्टे सीधे जवाब देता है ये, और उससे फिर मुझे शक होता है कि ये डॉक्टर भी नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर एक बहुत ही ज़हीन होता है, बहुत ही उसका दिमाग जो है हाजिर दिमाग बंदा होता है वो, और बहुत ही चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करने का उसके अंदर सलाहियत होती है। तो अब अगर डॉक्टर इस तरह की फजूल बातें करता है और डॉक्टर इस तरह से माशरे को देखता है ना कि लोग ईद में जो है खर्चा नहीं करें, लेकिन एक तरफ फिर दूसरी तरफ कह रहा है कि मटेरियलिस्टिक होने के लिए आप लोग जो है बिजनेसेस करो, दूसरी तरफ कह रहा है कि मटेरियलिस्टिक ना हो जब आप ईद का मौका है, खुशियाँ मनाने का मौका है। हालांकि लोग खुशियाँ ऐसे ही मनाते हैं कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करके, जो उनके नए कपड़े पहन के अपने दोस्तों के साथ घूमना या छुट्टियाँ मनाना अपनी होता है वो पूरी कर रहे हैं। फिर बाद में उनका डोपामिन लो हो जाता है, क्योंकि जाहिर है वो अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाते हैं, तो उनका डोपामिन जाहिर है नॉर्मल हो जाता है, फिर उसमें वो डिप्रेशन में नहीं जाते। जो लोग
डिप्रेशन में होते हैं वो फिर ईद में भी डिप्रेशन में रहते हैं। आपने शायद अभी तहकीक की नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो कि मेरी ऐसे बहुत लोगों से बात भी रह चुकी है जो कि ईद में भी खुश नहीं होते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ऐसे चल रही होती है कि उनके लिए क्या ईद, क्या रमज़ान, क्या कोई बर्थडे, क्या कोई फैमिली की खुशी कुछ भी नहीं मैटर करती। क्योंकि जब इंसान के अंदर डिप्रेशन होता है ना, तो वो इसलिए नहीं आता कि कोई इवेंट ख़त्म हो चुका है, उसकी ज़िंदगी में कुछ क्राइसिस हुए होते हैं जिसकी वजह से आता है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं, फैमिली क्राइसिस भी होते हैं, उसके पर्सनल भी स्टफ होता है। तो आप ना एज अ डॉक्टर, अगर आप जो है दिमाग के डॉक्टर हो, अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो, वैसे तो ये मैदे का डॉक्टर है जहाँ तक इसने बताया, तो तुम जिगर के डॉक्टर हो और तुम बातें जो है न्यूरोलॉजिस्ट वाली कर रहे हो, साइकोलॉजिस्ट वाली कर रहे हो, तो पहली चीज़ तो तुम्हें उस चीज़ में कोई इल्म है नहीं। इल्म तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं उसमें लोगों को ना पुट्ठी सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ वो बातें कर रहा हूँ जो कि एक बेसिक आदमी भी सोच सकता है। आप वो एज अ न्यूरोलॉजिस्ट वो सब चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप इतने हैवी वर्ड्स यूज़ कर रहे हो और आप इतनी हैवी डायग्राम्स यूज़ कर रहे हो और आप इतने हैवी तरीके यूज़ कर रहे हो कि लोग आप पे यकीन करें और अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से चलाने की कोशिश करें। तो आप ना इस तरीके से गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को। अपने अंदर पहले तो इतनी अकल लेके आओ, एक टाइम पे एक ही पेशा आजमा सकते हो, या तो जिगर के डॉक्टर या हड्डियों के डॉक्टर, या तो जो है नॉर्मल जो डॉक्टर होते हैं बुखार वगैरह देखने वाले, या जो है हॉस्पिटल्स में जो होते हैं, या फिर आप न्यूरोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं वैसे तो, लेकिन आप कोई एक ही बन सकते हो, ठीक है। तो आप मल्टीपल डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करो। दूसरा, अपनी सोशल मीडिया की अपीयरेंस आप कम कर दो। करंट अफेयर्स में बात नहीं किया करो, क्योंकि उसमें बात करने की आपको अकल नहीं। आप औरत पे बात कर रहे हो तो आप औरत को गलत बोल रहे हो, तो क्यों? क्योंकि उसका जो है बात करने का तरीका जो है थोड़ा सा ऐसा है कि वो खुल के बात करती है, थोड़ा अपीयरेंस ऐसी है कि वो मॉडर्न दिखती है, तो आप उस पर कोई भी प्रॉब्लमेटिक बात कर रहे हो, क्योंकि दुनिया तो उसको जज करने वाली, दुनिया तो वैसी जज करने वाली है। तो जो क्लोज माइंडेड लोग होंगे वो आपसे एग्री करेंगे, ओपन माइंडेड लोग जो है आपसे ज़ाहिर डिसएग्री करेंगे, लेकिन आप उनके मुंह पे एक इस्लाम कार्ड चिपका दोगे कि भाई इस्लाम में तो इस तरह ड्रेसिंग करना मना है, तो ये क्यों ड्रेसिंग करती है। अरे ड्रेसिंग का ताल्लुक हैरेस करने से थोड़ी होता है, वरना फिर छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्यों हो रहा होता है, ये भी बता दो मुझे। तो आप फजूल बातें तो यहाँ पे करो मत बैठ के इंटरनेट पे, क्योंकि आपकी सारी बातें यही इंटरनेट पे घूम रही हैं और आपकी एक इमेज बन रही है बहुत ही बकवास, जो कि बन चुकी है मेरी नज़र में। मैं तो भाई बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ इस बंदे की।